अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न और स्कीम के बारे में। हम इस वीडियो में अच्छी तरह से बात करेंगे कि आपके कितने स्टेजेस होते हैं इस एग्ज़ाम में, किस स्टेज में कितने पेपर्स होते हैं, कैसे आप प्रीलिम्स से मेंस, मेंस से इंटरव्यू और इंटरव्यू से फिर मेडिकल आपका एग्ज़ाम और मेडिकल से फाइनली फिर आपकी कैसी सिलेक्शन होती है। तो इन सारे स्टेजेस के बारे में हम बात करेंगे, कितनी एज होनी चाहिए, आपकी मिनिमम कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, कितनी आपको अटेम्प्ट्स मिलती है, रिजर्व्ड कैटेगरीज़ को कितनी अटेम्प्ट्स मिलती है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कितनी अटेम्प्ट्स होती है, आपका क्या फ़िज़िकल भी इसमें लिया जाता है और बाकी भी जो बेसिक डिटेल्स एक एस्पिरेंट को जाननी चाहिए, जिससे पहले मुझे नहीं लगता कि आपको इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में ही नहीं पता है, तो फिर आपको आगे आने वाले वक़्त में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि आप प्रिपेयर करेंगे और आपको इसके स्कीम के बारे में पता ही नहीं होगा। जब आपको फिर पता चलेगा, फिर आपको लगेगा कि शायद मैं गलत तरीके से पढ़ रहा था। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप ये वीडियो आखिर तक देखें और अपना जो भी इसके पैटर्न के बारे में जितने आपके कन्फ्यूजन्स हैं, वो आप दूर कराएँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जेकेएस, पहले इसको आप केएस बोलते थे, असल में ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है और इसमें जो 3 सर्विसेज मोस्टली होती हैं, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस इसमें होती है और अकाउंटेंट सर्विस इसमें होती हैं। तो 3 सर्विसेज आपको इसमें मिलती है, जिसके लिए आपको अलग से प्रेफ़रेंस देना पड़ता है और आपको ये डिफरेंट सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रेफ़रेंस व्हिच यू गिव एट द टाइम ऑफ फिलिंग योर फॉर्म फॉर मेंस एग्ज़ामिनेशन। यानी जब आप मेंस के लिए अपना फॉर्म भरते हैं, आप प्रीलिम्स से क्वालीफाई होते हैं, तो उस वक़्त आपको प्रेफ़रेंस देने का मौका मिलता है। तो उसी वक़्त आप दे सकते हैं कि मुझे केएस चाहिए, जेकेएस जिसको अब हम बोलते हैं, और मुझे पुलिस सर्विस चाहिए या अकाउंटेंट सर्विस चाहिए। तो उस वक़्त जब आप प्रेफ़रेंस देंगे, उस वक़्त आपको चाहिए कि आप इसमें पूरी केयर के साथ प्रेफ़रेंस दें, क्योंकि एक बार आपने दे दिया, फिर ये अनचेंजेबल होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये जो आपका एग्ज़ाम होता है, ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज़ के एग्ज़ाम के बाद 15 दिन बाद होता है। यानी अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ, तो उसके बाद 15 दिन के बाद आपका होगा, क्योंकि बोर्ड को पता है कि जो केएस जेकेएस के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज भी एग्ज़ाम देते हैं। तो इसके बीच में ये क्लैश नहीं होना चाहिए। तो उस क्लैश से बचने के लिए ये आपका एग्ज़ाम जो है जेकेएस का, इसमें बाद में कराते हैं। यानी यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्री हो या मेंस हो, तो उन एग्ज़ाम्स के बाद आपका 15 दिन के बाद इसका एग्ज़ाम होता है और प्रेफ़रेंस जो है आपको वो अपनी पूरी केयर और कंसंट्रेशन के साथ देना चाहिए, क्योंकि आपने एक बार दे दिया, उसके बाद वो चेंज नहीं होता है। और इसमें रिज़र्वेशन भी दी जाएगी, आरबीए को दी जाएगी, सोशल कास्ट को दी जाती है और सोशल कास्ट अब रिसेंटली ओबीसी में कन्वर्ट हो गई है। एससी और एसटीज़ को भी यहाँ पे रिज़र्वेशन मिलती है, उनके लिए अलग से पोस्ट्स होती हैं। लेकिन अगर उनके मार्क्स जनरल कैंडिडेट्स के बराबर होते हैं, तब वो जनरल कैंडिडेट्स के साथ ही कंसिडर किए जाते हैं और उन कैटेगरी से फिर उन बच्चों को लाते हैं जिनके थोड़े कम मार्क्स होते हैं। और इसमें जो आपकी अटेम्प्ट्स होती हैं, इसमें आपकी अटेम्प्ट्स जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलॉन्ग करते हैं, उनकी कोई भी लिमिट नहीं होती है। जो आरबीए, सोशल कास्ट यानी ओबीसी और एएलसी से बिलॉन्ग करते हैं, उनकी 9 इसमें अटेम्प्ट्स होती है और जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, उनकी भी यहाँ पे अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं होती है। और अगर आपने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद आप प्रीलिम्स में अगर पास भी हो गए थे, लेकिन आपने मेंस का एग्ज़ाम मिस कर दिया, तो आपकी एक अटेम्प्ट कंसिडर की जाएगी, यानी आपकी एक अटेम्प्ट मानी जाएगी। और अगर आप आरबीए से होंगे, तो आपकी वहाँ पे 9 अटेम्प्ट्स होती है, आपने एक अटेम्प्ट दे दी, तो उसके बाद आपकी 8 ही बचेंगी। अगर आप जनरल से हैं, तो आपकी 6 होती है, 1 वहाँ पे ख़त्म होके 5 ही बचेंगी। और अगर आपने एक ही पेपर भी दिया, क्योंकि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस 1 और जीएस 2, अगर आपने जीएस 1 दे दिया, जीएस 2 नहीं दिया, तो वो भी आपका कंसीडर किया जाएगा कि आपने अटेम्प्ट दे दी है। लेकिन अगर आपने सिर्फ फॉर्म भरा, आप एग्ज़ाम देने नहीं गए, तो उससे आपकी अटेम्प्ट जो है वो कम नहीं होती है, वो आपका नहीं माना जाएगा कि आपने वहाँ पे अटेम्प्ट दिया है। और यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है परमानेंट रेज़िडेंट आप होने चाहिए, तो ऐसा अब नहीं है, आप सिर्फ डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होने चाहिए, यानी आप 15 साल से जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे होने चाहिए, या आपने 10th और 12th बोर्ड यहाँ से किया होना चाहिए, तो आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। और आपकी जो कम से कम एज है, वो 21 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 32 एज आपकी होनी चाहिए, और वो एज आपकी ऑन 1 जनवरी ऑफ द अपीयरिंग ईयर कंसिडर की जाएगी। यानी अगर आप 2024 में अपीयर हो रहे हैं, तो 1 जनवरी 2024 को आपकी एज 21 होनी चाहिए थी और तब आपकी एज 32 नहीं होनी चाहिए थी। तो ये आपका मिनिमम और मैक्सिमम एज का यहाँ पे ऐसे होता है।
और जो कैंडिडेट्स सोशल कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं, आरबीए से बिलॉन्ग करते हैं, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलॉन्ग करते हैं या एएलसी से, उनको 2 साल की रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में दी जाती है। जो आपकी लोअर एज लिमिट है उसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होती और जो फिज़िकली चैलेंज्ड होते हैं, उनको 3 साल की रिलैक्सेशन, यानी वो अगर 35 साल के भी होंगे तब भी इस एग्ज़ाम के लिए वो अपीयर हो सकते हैं। और आपकी इसमें जो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है आपकी बैचलर्स होनी चाहिए। आपने बीएससी किया है, आपने बीए किया है, आपने बीकॉम किया है, आपने बीसीए किया है या आपने अगर एमबीबीएस किया है, तो आप इन डिग्रीज़ के साथ इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। और इतना भी यहाँ पे प्रोविज़न होता है कि अगर आपका अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, आपने एग्ज़ाम ही दिया है, तो आप तब भी इस एग्ज़ाम में फॉर्म भी भर सकते हैं, आप प्रीलिम्स में अपीयर भी हो सकते हैं। लेकिन जब आपका मेंस का आपको फॉर्म भरना होगा, यानी प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आके प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पास करके, उस वक़्त आपको जो है आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो प्रोड्यूस करनी पड़ती है। यानी जब आपका मेंस का फॉर्म भरना होगा, तब तक आपका जो है एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आना चाहिए और आपके पास जो है मार्कशीट या डिग्री होनी चाहिए जो आप प्रोड्यूस कर पाएँ इनके सामने। तो ऐसा होता है, अगर आप नहीं कर पाएँगे तो आपको वहाँ पे डिस्क्वालीफ़ाई कर दिया जाएगा। और जो आपका यहाँ पे फ़िज़िकल कंसिडर किया जाता है, फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स जो आपको मीट करने होते हैं, वो सिर्फ़ पुलिस सर्विस में होता है। यानी आपकी जो चेस्ट वग़ैरह देखी जाती है और हाइट देखी जाती है, वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। अगर नहीं होंगे फिर आप पुलिस सर्विस में इनएलिजिबल होंगे, लेकिन बाकी जो अकाउंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसके लिए आप कंसिडर किए जाएँगे। तो मेल्स की जो हाइट है कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट उनकी 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो फीमेल्स हैं उनकी हाइट होनी चाहिए कम से कम 150 सेंटीमीटर और चेस्ट होनी चाहिए उनकी 79 सेंटीमीटर। और जो करगिल और लेह के जो डिस्ट्रिक्ट्स है लद्दाख के, वहाँ से जो बिलोंग करते हैं मेल्स, उनकी जो हाइट है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए एट लीस्ट, और जो चेस्ट होनी चाहिए 79 सेंटीमीटर। और फीमेल्स की 145 हाइट सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट उनकी 74 सेंटीमीटर एट लीस्ट होनी चाहिए। और एक बार अगर आपने अपना फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर दिया, उसके बाद आपको रिजेक्ट वहाँ पे करने नहीं आएगा। तो आप एक बार जब फॉर्म भरेंगे तो आप डिटरमाइंड होने चाहिए कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहा हूँ। When you fill the form of your prelims examination and make your one-time registration, you are not required to upload any documents on that website, क्योंकि तब जो आपका कैंडिडेचर है that is considered provisional, तो वो फाइनल नहीं कंसिडर किया जाता। सिर्फ आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर वहाँ पे अपलोड करना है। और क्योंकि ये वहाँ पे प्रोविज़नल कंसिडर किया जाता है, तो आपको उस वक्त तो कोई भी अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड नहीं करना होता है। अगर आपने कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस की जिनको इलीगल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है, तो आपको कभी भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा किसी भी स्टेज से, नो मैटर इवन इफ यू हैव क्वालिफाइड ऑल द स्टेजेस, इवन इफ यू हैव क्वालिफाइड योर इंटरव्यू, बट इफ इट इज़ फाउंड दैट यू वर इम्पर्सनेटिंग समवन एल्स या समवन एल्स वाज इम्पर्सनेटिंग यू, यानी आपके बदले कोई एग्जाम देने आया या आपने किसी के बदले एग्जाम दिया और आपने कोई नकली डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट किए, आपने कोई गलत स्टेटमेंट इसमें लिखा, गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किए या इन्फॉर्मेशन गलत आपने दे दी जिसकी वजह से आपने एक्स्ट्रा बेनिफिट लिया, या कोई अनफेयर प्रैक्टिस आपने एग्ज़ाम में की, तो ये सारी चीज़ें मिसबिहेव आपने किया, तो ये सब चीज़ों, या आपने किसी को हार्म किया, वहाँ पे आपके पास फ़ोन था, आपके पास बाकी डिजिटल डिवाइसेस थी, या आपने किसी भी स्टाफ मेंबर को ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, इफ़ एनी स्टाफ मेंबर वाज थ्रेटन्ड बाय यू और इफ़ यू हैड ट्राइड टू थ्रेटन एनी स्टाफ मेंबर इन द एग्जामिनेशन सेंटर और एनी टाइम, तब भी आपको इनएलिजिबल कर दिया जाएगा। और अगर किसी भी वक्त ऐसा पाया गया कि आपने कोई गलत तरीके से इसमें सिलेक्शन की है, तो आपको निकाल दिया जा सकता है। और जो भी कैंडिडेट्स अपनी रिज़र्वेशन की वजह से इसमें सिलेक्शन लेंगे, यानी एससी, एसटी, आरबीए, ओबीसी, एएलसी फिज़िकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स जो है, वो प्रीलिम्स में फॉर्म पे अपनी कैटेगरी वहाँ पे इंडिकेट करेंगे। तो उस वक्त उनको वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट इसका नहीं देना है। तो इसका मतलब कि वो बेनिफिट पहले ही ले लेंगे। उनको अगर उन्होंने इसमें प्रीलिम्स में दे दिया, प्रीलिम्स में भी क्योंकि आपका कट ऑफ जो है वो रिजर्व्ड कैटेगरी से होता है, तो उनके पास जो है ये रिजर्व्ड कैटेगरीज़ की सर्टिफ़िकेट होनी चाहिए, और वो भी तब जब इस एग्ज़ाम की लास्ट डेट होती है। मतलब इस एग्ज़ाम के लिए जब एप्लीकेशन फ़िल अप किए जाते हैं, तो जो लास्ट दिन होता है एप्लीकेशन फ़िल करने का, उस दिन तक आपने ये कोई भी सर्टिफ़िकेट जिस कैटेगरी से आप अप्लाई करते हैं, तो उस कैटेगरी की सर्टिफ़िकेट आपको लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन जो होता है उस दिन आपको वो होनी चाहिए। अगर आपको उसके बाद आई है और आपने पहले ही इंडिकेट किया है, तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा।
और जब आप मेंस के लिए अपना फॉर्म भरेंगे तब आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसकी वजह से आपको फिर मेंस में एडमिशन दिया जाएगा और आप मेंस के पेपर्स दे सकते हैं। आपके पास जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर की, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास एज सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट होनी चाहिए और कैटेगरी सर्टिफिकेट जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। और आपने सिर्फ मैट्रिकुलेशन यानी 10th मार्कशीट ही देनी है जब तक आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ख़त्म करेंगे, यानी मेंस तक आपको सिर्फ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ही देनी है, उसके अलावा आपको कोई और डॉक्यूमेंट वहाँ पे डिमांड नहीं किया जाएगा। और एग्ज़ामिनेशन की अगर हम बात करें तो एग्ज़ामिनेशन में आपका पहला स्टेज जो है उसको प्रीलिम्स बोलते हैं, उसके बाद आपका जो मेंस एग्ज़ामिनेशन होता है और मेंस में ही आपका इंटरव्यू भी इंक्लूड किया जाता है। तो प्रीलिम्स की अगर हम बात करें, प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते हैं, आपका जीएस 1 होता है 200 मार्क्स का, ये पेपर होता है, और आपका जीएस 2 होता है जिसको सीसैट भी बोलते हैं, जिसमें सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट उसका नाम होता है। तो आपको दोनों पेपर्स में 2-200 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस मिलते हैं, यानी दोनों पेपर्स जो कंबाइनेडली होते हैं 400 मार्क्स के होते हैं। अगर हम प्रिलिमिनरी का जीएस 1 की बात करें, उसमें आपका सिलेबस जो है वो जीएस ही होता है, यानी जनरल स्टडीज़ उसमें होता है। आपका पॉलिटी होगा, आपका जियोग्राफी होता है, इकोनॉमी होता है, आर्ट एंड कल्चर होता है, एनवायरनमेंट होता है, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपका हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, और इन सब सब्जेक्ट्स के करंट अफेयर्स आपके जो जीएस 1 में है उसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। और आपके ये दोनों पेपर जो है एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। इसमें 1:3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी आपके 3 क्वेश्चंस अगर गलत हो गए तो आपका एक सही आंसर जो है वो डिडक्ट कर लिया जाता है। जो आपका जीएस 2 होता है उसको सीसैट बोलते हैं। उसमें आपका जो है सिलेबस 3 पोर्शन से मेनली आता है, जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, यानी इंग्लिश जो है पैसेजेस आती हैं आपको। और वो जो पेपर होता है आपका सीसैट वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी आपको उसमें जो है 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। 100 उसमें आपके होते हैं क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, तो आपको उसमें 33% ऑफ टोटल परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आपको वहाँ पे लाने होते हैं, यानी आपको वहाँ पे 33 जो है क्वेश्चंस ठीक करने होते हैं आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। तो उसमें आपके 66% ठीक होने चाहिए, और वही आपका 33% ऑफ योर 100% क्वेश्चन पेपर कंसिडर किया जाएगा। और आपका अगर ये क्वालिफाई हो गया तभी जाके आपका जो है जीएस 1 का पेपर मार्क होता है, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। और ये जो सीसेट होता है इसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन नहीं होती है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। अगर आपका ये पास हुआ तभी आपका प्रीलिम्स का जीएस 1 है वो मार्क होगा। अगर आपने जो है जीएस 1 में बहुत मार्क्स लाए, मतलब कट ऑफ से ज़्यादा भी लाए, लेकिन अगर आपके जीएस 2 में 33% नहीं है तो आपका पेपर 1 भी मार्क नहीं होगा और आप बाहर हो जाएँगे। तो आपका जो है मेंस में सिलेक्शन फिर होती है जो जीएस 1 का पेपर होता है। जो आपका प्रीलिम्स का जीएस 1 होता है उसमें कट ऑफ ऐसे होता है कि जितनी वैकेंसीज़ होती हैं उसका 25 टाइम्स कैंडिडेट्स को वहाँ से सेलेक्ट किया जाता है। तो जो कैंडिडेट्स पहले 25 टाइम्स में आते हैं, उनके मार्क्स के बेसिस पे जीएस 1 में उनको सेलेक्ट किया जाता है। या ऐसे होता है कि जितने टोटल कैंडिडेट्स अपीयर हुए होते हैं, 1/3 ऑफ द कैंडिडेट्स हू अपीयर इन द एग्जामिनेशन आर टेकन टू मेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम जीएस 1 पेपर। तो उसके बेसिस पे आपका जो है कट ऑफ माना जाता है। और अगर आपने किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑप्शंस दे दिए, फिर मैटर नहीं करता, अगर एक ऑप्शन सही भी था वो गलत मान लिया जाएगा। और अगर आपने कोई क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दिया, उससे आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और फिर मेंस एग्जामिनेशन में आपका इंटरव्यू और रिटन एग्जामिनेशन इंक्लूड होता है। पहले इसमें रिटन एग्जामिनेशन होता है, लेकिन ये बात भी आपको याद रखनी है, जब आप प्रीलिम्स से मेंस में आ जाते हैं तो प्रीलिम्स के जितने मार्क्स होते हैं वो वहीं पे रह जाते हैं, उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन नहीं होती है। वो फिर आप जो देखेंगे प्रीलिम्स पूरा क्वालिफाइंग इन नेचर ही होता है। द मार्क्स दैट यू गेट आर द मार्क्स दैट आर गिवन टू यू इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन do not determine your selection to the final posts of Jammu Kashmir Administrative Service or Civil Services Examination of JKPSC। तो आपको अगर सिलेक्शन लेनी होती है उसके लिए आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए मेंस में और इंटरव्यू में, इन्हीं के बेसिस पे आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है। और आपके मेंस में जो है 8 पेपर्स होते हैं, जिसमें जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, आपके ऑप्शनल के 2, आपका एसए का पेपर 1 और इंग्लिश लैंग्वेज जो कंपलसरी होती है। और जीएस 1 में अगर हम सिलेबस की बात करें, उसमें आपको हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और जियोग्राफी से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और वो आपको फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप में लिखने होते हैं। और ये जो है आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप जो है एग्ज़ाम होता है, इसमें आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फिर अगर हम जीएस 2 की बात करें, उसमें आपका जो है सिलेबस होता है, आपका इंडियन पॉलिटी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, और इंडियन गवर्नेंस होती है आपके जीएस 2 के पेपर में। जीएस 3 की बात अगर हम करें, उसमें आपको इंडियन इकोनॉमी देखने को मिलती है,
एनवायरनमेंट साइंस आपको देखने को मिलती है, आपको इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें आपको इस पेपर में देखने को मिलती है। फिर आपका पेपर आता है जीएस 4, जिसको आप एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड भी बोलते हैं। उसमें आपके क्वेश्चन जो है आपकी पर्सनैलिटी दिखाते हैं कि आप कैसे किन सिचुएशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आपका कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड होगा। पहला स्टेटमेंट होगा डेमोक्रेसी इज़ गुड फॉर इंडिया। वही फिर वहाँ पे जस्टिफाई करना है, हाँ, दिस इज़ गुड फॉर इंडिया, व्हाई दिस इज़ गुड फॉर इंडिया। यू हैव टू गिव योर पॉइंट्स, योर ओपिनियंस इन सच अ वे दैट इट सीम्स यू आर जस्टिफाइंग व्हाटएवर हैज़ बीन अडॉप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, that has been adopted with well care and we are satisfied, yes it has been adopted and it should have been adopted and we are really happy with that। तो उसके बाद आपका होगा डेमोक्रेसी इज नॉट गुड फॉर इंडिया। तो आपको वो भी लिखना है, इसके जो है ड्रॉबैक्स क्या है, क्रिटिसाइज करना है। तो इस पेपर में आपको यही दिखाना होता है दैट यू हैव डेवलप्ड ए वेल बैलेंस्ड, ब्रॉड माइंडेड, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी। यू कैन सी थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट perspectives and you do not hold any narrow or extreme ideas। और उसके बाद आपके 2 पेपर्स जो है वो ऑप्शनल के अलग-अलग होते हैं। एक ही दिन जो है सारे पेपर्स होते हैं। आपका जीएस 1 और जीएस 2 एक दिन होता है 10 बजे से 1 बजे तक, फिर 2 बजे से 5 बजे तक। आपका जीएस 3 और जीएस 4 भी एक ही दिन में होगा। फिर आपके ऑप्शनल के जो है 2 पेपर्स वो भी एक ही दिन होंगे, 3-3 घंटे के पेपर्स होते हैं। और फिर आपका जो है एस्से पेपर होगा और एस्से पेपर में आपको 2 घंटे दिए जाएँगे। आपके 2 क्वेश्चन्स होंगे। एक क्वेश्चन आपको 1000 वर्ड का और दूसरा क्वेश्चन भी आपको 1000 वर्ड का लिखना होता है। और उसके बाद आपका 8th पेपर आता है, वो कंपल्सरी पेपर इसको बोलते हैं। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ये इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है। इसमें जो है आपको 33% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ क्वेश्चन पेपर लाने होते हैं, यानी 33 मार्क्स आपको लाने होंगे अगर इसमें 100 मार्क्स होंगे। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन नहीं होती है, बल्कि इसमें अगर आपने 33% लाए तब आपके 7 पेपर्स मार्क होंगे और 7 पेपर्स अगर आपके मार्क हुए उसके बाद आपके मार्क्स देखे जाएंगे। और मेंस में ऐसे सिलेक्शन होती है फिर इंटरव्यू के लिए कि जितने इनको फाइनली वैकेंसीज़ होती है, उसके 3 टाइम्स ये मेंस से इंटरव्यू तक बुलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अब इनको 1000 पोस्ट्स है, तो ये मेंस में 3000 कैंडिडेट्स को पास करेंगे। तो वहाँ पे देखेंगे जो पहले 3000 कैंडिडेट्स हैं, उन्हीं को ये पास करेंगे, बाकी जो है बाकी सारे वहाँ पे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे। जो आपके 1 से लेकर 7 पेपर्स होते हैं, उनमें मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स ये रखते हैं, यानी उसमें कुछ 20% या 25% रखते हैं कि इतने तो बच्चे को आने ही चाहिए। कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने बाकी पेपर्स में 70% उतने तो आते नहीं हैं। वैसे भी अगर किसी ने 50% लाए होंगे बाकी सारे पेपर्स में, लेकिन अगर किसी एक में उसने मिनिमम थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं किया हुआ होगा, तो वो वहाँ पे भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो आपको ये भी यहाँ पे ख़्याल रखना होता है कि हर एक पेपर में कम से कम अच्छा आपको परफ़ॉर्म करना होता है। और इसीलिए ये देखा जाता है कि जो टॉपर्स भी आते हैं, 53% जो उनका एग्रीगेट होता है मेंस और इंटरव्यू का इतना होता है। 60% यहाँ पे किसी टॉपर को नहीं आता है। आप यूपीएससी में देख लें या आप स्टेट पीएससीज़ में देख लें, एवरेज इतनी ही होती है, क्योंकि यहाँ पे सारे पेपर्स होते हैं, सब में आपको थोड़ा-थोड़ा लाना होता है। तो इसीलिए व्हेन यू ट्राई टू डेवलप ए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, यू रीड सो मेनी सब्जेक्ट्स, you get knowledge from different subjects, you do not become a master of all subjects, you become an all-rounder, and all-rounders have to be average, because you cannot be the topper of batting, you cannot be topper of bowling, you cannot be topper of फील्डिंग एज़ वेल। तो आप अगर एवरेज ही होंगे लेकिन ऑल-राउंडर होंगे, तो तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करते हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट में बेहतर हैं लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं है, या आप एक सब्जेक्ट में बेस्ट हैं लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में एवरेज भी नहीं है, तो आपका ये एग्ज़ाम नहीं होगा। आपको एवरेज ही होना है लेकिन सारे सब्जेक्ट में आपको एन्श्योर करना है दैट यू आर एट लीस्ट एन एवरेज स्टूडेंट। एंड इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट in every subject that is there in the syllabus of UPSC or your JKPSC's syllabus, I'm telling you that you will crack the exam with some सेकंड, थर्ड और फोर्थ रैंक। तो इतना इसमें होता है। इसमें कोई टॉपर 60-70% नहीं लाता है। और उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होता है, वो 250 मार्क्स का होता है। और लास्ट में आपकी सिलेक्शन जो है वो देखी जाती है आपके मार्क्स मेंस में, यानी आपके इंटरव्यू के मार्क्स देखे जाते हैं और आपके मेंस के मार्क्स देखे जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं है कि कौन-सा पेपर कितने मार्क्स का होता है, लेकिन यूपीएससी में यूजुअली 250 मार्क्स का एक पेपर होता है और आपका इंटरव्यू वहाँ पे 275 मार्क्स का होता है और जो आपका एसे है, वो आपका 200 मार्क्स का होता है। तो समव्हेयर अराउंड 1700 आपके आते हैं, जो जीएस के पेपर होते हैं, ऑप्शनल के पेपर होते हैं और एसे के होते हैं, और 275 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होता है जो इंटरव्यू होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने मेंस में बहुत अच्छा
परफ़ॉर्म किया है, तो आपका इंटरव्यू ज़्यादा वहाँ पे मैटर नहीं करेगा। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरव्यू चाहिए ही नहीं फिर अपनी सिलेक्शन के लिए। तो इसमें इसीलिए बोलते हैं आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपके 7 पेपर्स होते हैं और उसी के बेसिस पे आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर गुड एट आंसर राइटिंग एंड इफ यू आर गुड इन मेंस, तो आपकी सिलेक्शन पक्की है। आपको सिर्फ एवरेज होना है बोर्ड मेंबर्स के सामने इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ ना कुछ कम मार्क्स तो दे ही देते हैं सबको, क्योंकि वहाँ पे कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी होती है, आपका चलना, आपका बैठना, आपका बात करना। बिकॉज़ इंटरव्यू इज़ नॉट ऑल अबाउट चेकिंग योर नॉलेज, दे नो that you are knowledgeable, they know that you have qualified already the preliminary examination which checks your memory, and they also know that you have already appeared in 7 or 8 papers in mains examination where you have written some phenomenal answers, and when you appear before them they also know that you have also housed a great personality। तो आपको वहाँ पे सिर्फ नॉर्मली जाना होता है इंटरव्यू में। अगर आपने मेंस में अच्छा परफॉर्म किया है तो आपकी जो सिलेक्शन है वो पक्की होती है। और उसके बाद आपकी जो है मेरिट लिस्ट आती है, लेकिन मेरिट लिस्ट के बाद आपकी मेडिकल जो है फिटनेस देखी जाती है। हॉस्पिटल जो है इन्हीं की तरफ से आपको दिया जाता है, वहाँ से आपको फिर वहाँ पे सर्टिफिकेट दी जाती है कि आप मेडिकली फिट हैं। अगर आप इनकी एलिजिबिलिटी से मीट नहीं करते हैं, इनके बेसिस पे जो ये सर्टिफिकेट चाहते हैं अपने हॉस्पिटल से, उसके बाद ये देखते हैं कि क्या आप इनके मेडिकल स्टैंडर्ड्स मीट करते हैं। वो सर्टिफिकेट होती है, अगर उसमें आपके कुछ डिफेक्ट्स होते हैं तो ये देखते हैं कि कितनी परसेंटेज होती है डिफेक्ट्स की। ज़्यादा होती है तो फिर ये आपको वहाँ पे बोर्ड को रिकमेंड नहीं करते फाइनली, और आपकी सिलेक्शन नहीं होती है। और अगर आपका टाई होता है यहाँ पे मार्क्स, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स, तो वहाँ पे देखा जाता है कि इंटरव्यू में किसके ज़्यादा हैं। अगर इंटरव्यू में भी कैंडिडेट्स के मार्क्स बराबर हैं, फिर वहाँ पे देखा जाता है कि जो कंपल्सरी पेपर था आपका इंग्लिश का, उसमें किसके ज़्यादा थे। अगर उसमें भी बच्चों के मार्क्स जो है वो बराबर आते हैं, फिर वहाँ पे देखते हैं जो जीएस 4 तक पेपर्स होते हैं उनमें किसके ज़्यादा थे। अगर वहाँ पे भी बच्चों के बराबर होते हैं, फिर देखा जाता है कि एज किसकी ज़्यादा है, डिसेंडिंग किसकी एज ज़्यादा है, यानी पहले जो ज़्यादा एज्ड होगा उसी को फिर सेलेक्ट किया जाएगा। तो मुझे लगता है जितनी इन्फॉर्मेशन आपको जानना ज़रूरी थी केएएस के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए, उतनी मैंने दे दी है। इसके अलावा भी अगर आपको कभी कोई क्वेश्चंस हो इसके रिगार्डिंग, तो आप हमें हमारी टेलीग्राम चैनल पे हमारी इसी वीडियो के कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, और हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा हाज़िर हैं। शुक्रिया।